जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि हमारी हीरोइन नशे में धुत आराम से बड़े प्यार से नहा धो रही होती है, मगर तभी हमारे बस्तियां हमारी हीरोइन को इसी तरीके से देख लेते हैं। और जैसे कि मैन ऑलवेज मैन, तो फिर उनका दिल करता है कि वो उसे काफ़ी देर तक निहारते रहें। और ये बात हमारी हीरोइन को पता चल जाती है और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और फिर इसके बाद जो सारा कांड हो चुका है, हमारे हीरो तो आराम से आके लेट चुके हैं, मगर हमारी हीरोइन को सुकून नहीं आ रहा और वो बस्तियां के करीब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। इसलिए वो यही सोच रही होती है कि क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर उसके दिमाग में यही आ रहा होता है कि सारे के सारे प्रिंस, सारे के सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो सब क्या सोचेंगे कि सिर्फ एक पति के साथ रात को बिस्तर पे नहीं सोना, तो इसलिए ये लड़की भाग गई। बहुत ही अजीब सा लगता है ना ये सब सुनने के लिए। नहीं नहीं। और फिर वो बेचारी हिम्मत करती है और एक ही चीज सोचती है कि कुछ भी हो जाए, मैं इस शादी में आंसू तो बिल्कुल नहीं बहाऊंगी। और बड़े ही हिम्मत के साथ हमारे हीरो को लेटे हुए देखती है और उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा होता है कि वो कहाँ पर सोए। और अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि सूरज अपनी पूरी रोशनी दिखा रहा होता है कि तभी हमारे बस्तियां की आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो पलट कर देखते हैं कि पास में तो हमारी हीरोइन लेटी हुई होगी, मगर वहां पर तो इस वक्त कोई भी नहीं होता है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं हमारे बस्तियों को तो शॉक लग जाता है कि ये क्या है। मतलब कि उसे तो ऑब्वियसली जब रूम एक है, बिस्तर एक है, तो उसे तो यहीं पे होना चाहिए ना। हमारे बस्तियां तो यही सोचते हैं कि कहीं वो भाग तो नहीं गई। हे भगवान, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है और वो बेचारा उठते ही नंगे पैर एकदम से वहां से दौड़ने लगता है। मगर जब वो तेज तेज भाग रहा होता है तो एकदम से रुक जाता है सामने पड़े कॉच को देखकर, क्योंकि वहां पर हमारी हीरोइन बड़े मजे से सो रही होती है घराटे मार के। और हमारे हीरो तो सच में उसे देखकर कहते हैं कि ये लड़की मुझे हमेशा शौक देती है, कुछ ना कुछ नया कर देती है और हैरान कर देती है। और इसे ये कौन से टेबल से उठाया इसने कपड़ा, सच में क्या अजीब लड़की है ये। और फिर बेचारे हिम्मत करते हैं और हमारी हीरोइन को गोद में उठाते हैं। कहते हैं कि अगर मैं इससे प्यार से बोलूँगा तो ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानेगी, मगर अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है सबके जगने में, तो इसे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए बिस्तर पर। बेचारा तो उसका अच्छा ही सोचता है और उसे गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर लेकर जाने के लिए। मगर हमारी हीरोइन की इस बीच में आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि न जाने बस्तियां क्या करने वाला है, कि वो तो पैर मारने लगती है, हाथ मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो तुम, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और बस्तियां बेचारा कहता है प्लीज काम डाउन, मेरी बात तो सुनो। और वो तो कोई बात नहीं सुनती और बेचारे बस्तियां का एकदम से बैलेंस ही हिल जाता है और वो उसे गिराने लगता है। मगर फिर बेचारा हिम्मत करके पैर को टिकाकर इतनी मुश्किल से हमारी हीरोइन को ग्रिप करके पकड़ता है और गुस्से से उसकी तरफ देखता है। कहता है कि तुम्हें पता है अभी तुम गिर जाने वाली थी। और बेचारी हमारी हीरोइन चुप हो जाती है और फिर वो उसे गुस्से से उसी सोफे पर ऐसे उठा के फेंक देता है जैसे किसी सामान को दूर फेंकते हैं। और हमारी हीरोइन इससे पहले कि कुछ समझ पाती, बस्तियां बिल्कुल उसके सामने यानी कि उसके ऊपर आके लेट जाता है। और हमारी हीरोइन बड़ी बड़ी अपनी ग्रीन आंखें करके उसे देखने लगती है कि ये क्या है। और फिर वो उसे देखने लगती है, कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर हमारे हीरो को उसकी ये आंखें इस वक्त ऐसे सवालों भरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके मन में वही टाइम आता है जब वो उसके भाई के साथ खिलखिला के हंस रही थी, तो उसे गुस्सा आता है कि सबके साथ ये अच्छे से बिहेव करती है, खुश होती है, मगर मेरे साथ ही ऐसे चेहरा क्यों बना लेती है। इसलिए बेचारे कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं और अपने कपड़े रिमूव करने लगते हैं। और फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि
ये तुम मेरी बात तो सुनो। इससे पहले कि बेचारी कुछ बोल पाती, हमारे बस्तियां उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं और उसे किस करने लगते हैं। और हमारी हीरोइन इस वक्त बेचारी बेबस होती है, क्योंकि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे अचानक से हो क्या गया है। और वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि किस तो मैंने इस इंसान को कितनी बार की है, मगर आज कुछ अजीब है, आज कुछ अलग है। बस्तियां को क्या हो गया है अचानक से? या कल रात जो कुछ भी हुआ ये उसकी वजह से था? और फिर वो उसे देखकर कहती है कि बस्तियां, ये सब क्या? तो फिर हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि क्या का मतलब क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, और क्या? और ये बात हमारी हीरोइन को इस वक्त बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से कहती है कि मगर कुछ भी हो, हमारी ये शादी कॉन्ट्रैक्ट की है, हमारी ये असली शादी नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि चुप रहो और धीरे बोलो, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वक्त सारे लोग जग चुके होंगे और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो बाहर घूम भी रहे हैं। और सच में कुछ लोगों की बाहर आवाज आ रही होती है और हमारे हीरो कहते हैं कि सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और हमारी हीरोइन बेचारी इस वक्त मजबूर होती है, जो कि चिल्ला भी नहीं पा रही होती और वैसे ही धीरे से बोलती है कि बस्तिया प्लीज, तुम हद पार कर रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। मगर हमारा बस्तियां इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और वो हमारी हीरोइन को इधर उधर किस करता रहता है। एक पल को तो हमारी हीरोइन ऑडिटे यही सोचती है कि मैं जोर से चिल्लाऊं, मगर उसे बाहर लोगों की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही होती है, जो कि कोई मॉर्निंग वॉक के लिए, कोई खाना खाने के लिए या अपने पर्सनल कामों के लिए निकले हुए थे। तो वो चुप कर जाती है और फिर उसे याद आती है हमारे हीरो की कही हुई बात कि तुम्हें हर हाल में जीतना होगा, ये क्लाउवेट्स की स्ट्रैटेजी है। और फिर उसे याद आता है और फिर वो बड़े प्यार से अपना दांव चलाती है और अपने हाथ को हमारे हीरो की गाल पर रखती है और बड़े प्यार से हमारे हीरो को देखकर कहती है कि बस्तियां, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारे हीरो के तो तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। और ऑडिटे उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लेती है और फिर यही बात कहती है कि प्लीज हेल्प मी बस्तियां। मगर हमारे बस्तियां को सच में अब समझ में आ जाता है कि ये ऑडिटे क्या करना चाहती है और उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है और फिर वो हंसने लगता है। हंसते हुए बेचारा सच में हार मान जाता है और हमारी हीरोइन की तरफ देखता है और वहां से उठ खड़े होते हैं। और उठते ही सीधा वो सबसे पहले चद्दर को हमारी हीरोइन के ऊपर फेंकते हैं और हमारी हीरोइन तो चौंक जाती है कि क्या मैं सच में कामयाब हो गई। और फिर हमारे हीरो सीधे खड़े होकर अपने कपड़े संभाल कर उसे पीछे पलट कर देखते हुए कहते हैं कि ठीक है, इस बार तुम जीत गई ऑडिटे। हाँ सच में इस बार हमारी हीरोइन की चाल कामयाब हो गई, ना जाने वरना क्या हो जाता यहाँ पे। और ये कहकर हमारे हीरो बड़े मजे से वहां से निकल जाते हैं और हमारी हीरोइन तो उठ के बैठ जाती है कि सच में। और फिर हम देखते हैं कुछ देर के बाद हमारे हीरो बाहर आई हीरोइन को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें सीन पता चलता है कि सारे के सारे जो बॉयज होते हैं वो फिशिंग करने के लिए जाते हैं और हमारी हीरोइन अलमा को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके पापा से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए सर, आप जाइए वहां पे जाके अपना काम कीजिए, मैं लड़की को संभाल लूंगी। तो यहाँ पे सेकंड लीड कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम क्लाउवेट्स, वैसे ये किसी से बात नहीं करती मगर आपकी इसके साथ काफी बन चुकी है। और जाते वक्त हमारे हीरो भी हमारी हीरोइन को एक नजर देखते हैं, मगर क्या करें, वो अपने आप को इस वक्त संभाल नहीं पा रहे होते, उनका धड़कन टक 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 करके बहुत तेज चल रही होती है। और हमारी हीरोइन भी हमारे हीरो को इग्नोर करने की कोशिश करती है और हमारी छोटी सी गुड़िया दोनों को बाय बाय करके अलविदा करती है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सारी यादें अभी तक ताज़ा थी ऑडिटे के दिल में भी और कहीं ना कहीं हमारे बस्तियां के दिल में भी, इसलिए तो वो शायद एक दूसरे की तरफ अच्छे से देख नहीं पा रहे थे। और फिर इधर हमारे बस्तियां निकल जाते हैं हमारे सेकंड लीड के साथ अपने सफ़र की ओर और हमारी ऑडिटे निकल जाती है वहाँ बाकी लड़कियों के साथ घूमने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सफ़र में कहीं ना कहीं हमारे हीरो
हमारे सेकंड लीड के साथ बातें करने लगते हैं और उनका ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। और जाते जाते हमारी हीरोइन भी पलटकर हमारे हीरो को देख रही होती है। और अगर हम किसी को पलट के देखते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें पसंद करने लगे हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे सेकंड लीड की तो टांगे दुखने लगती हैं और वो बहुत ही ज्यादा हाफने लगता है। बाकी के दोस्त भी उन सब चीजों को देख के रुक जाते हैं और हमारे बस्तियां भी अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर ये ठीक नहीं है, अगर इसे इतनी ज्यादा मतलब तकलीफ हो रही है तो उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। और साथ में ही एक इंसान कहते हैं जिंदगी जीने का जज्बा। देखो तो इनकी हालत कितनी खराब है, इन्हें अस्थमा है, इन्हें तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था, मगर फिर भी ये यहाँ पर आए हैं सबका साथ देने के लिए। और इधर बस्तियां कहता है कि मगर ये सब करने की क्या जरूरत थी इन्हें, हम लोग वैसे ही आ जाते। कहते ऐसे कैसे ये अपने मेहमानों को अकेला छोड़ सकते थे, मगर यहाँ आने का इनका एक कारण भी है। शायद ये कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो यहीं पर मिलेगी और वो उसे खुद लेने आए हैं यहाँ पर स्पेशली। और हमारे हीरो को तो समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि लाइए दीजिए अपना ये बैग मुझे दे दीजिए, आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। तभी हमारे सेकंड लीड कहते हैं कि ऑलरेडी तुमने बहुत वजन उठा लिया है, रहने दो। और तभी हमारे हीरो आगे बढ़ने लगते हैं तो सेकंड लीड कहता है अरे 1 मिनट रुको 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 रुको, उस पर पैर मत रख देना। और हमारे बस्तियां सोच में पड़ जाते हैं कि अभी क्या हुआ, और वो रुक जाते हैं। तभी सामने वही पौधा होता है जिसके लिए हमारे सेकंड लीड यहाँ पे आए हुए होते हैं और वो बड़े ही प्यार से उस पौधे को उठाते हैं और हमारे हीरो उसे गौर से देखने लगते हैं क्योंकि वो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सीधा साधा इंसान लग रहा होता है। और हमारे हीरो सोचते हैं कि 2 साल के बाद जब ऑडिटे से मेरा डिवोर्स होगा शायद वो एक ऐसे ही लड़के को ढूंढेगी जो उससे बहुत प्यार करेगा। और तभी उसे कल रात का सीन याद आता है और एकदम से वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया है मुझे, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कल रात की यादें मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही हैं, जाए भी कैसे, शायद ये पहली बार जो हुआ था। और इसी की वजह से इधर हमारे सेकंड लीड कहते हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी अब वो मिल चुकी है, हमें लगता है हमें अब वापस चलना चाहिए। और तभी हमारे बस्तियां भी कहते हैं कि हाँ मैं सबको बोल देता हूँ, यहाँ पर हम सब कुछ देख के निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी की सारी लेडीज नदी के किनारे आराम से एंजॉय कर रही होती हैं एक दूसरे की गॉसिप करके, मगर हमारी ऑडिटे इन सब से दूर एक जगह पर बैठी होती है और उसकी यादें भी अभी तक कल रात तक टिकी होती हैं क्योंकि अभी भी वो उसी रात को याद कर रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। क्या इसमें ऑडिटे की गलती थी या हमारे बस्तियां की गलती, ये तो कोई भी नहीं जानता, मगर वो जो कुछ भी था वो कुछ अजीब था। हमारी हीरोइन को अभी भी उसके होठों का एहसास अपने होठों पे नजर आ रहा था, वो खुद को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी। फिर एकदम से सोचने लगती है, प्रिंसेस ने कहा था कि तुम जैसी बैगर बड़े बड़े अमीर लड़कों को फंसाती हैं, और लड़कों का क्या है, वो तो किसी के लिए भी अपना दिल दे बैठते हैं, उन्हें तो बस एक ही चीज से मतलब होता है, और तुम घटिया लड़की हो। और उसे याद आता है रेनॉल्ट ने उसे क्या कहा था, उसने उसे भी यही वार्निंग दी थी कि लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की कोई भी हो, उसे तो बस एक ही मतलब होता है और वो अपना मतलब पूरा करके वहां से निकल जाते हैं, तुम अपनी औकात मत भूलना। और ये सारी बातें याद करके हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि क्या बस्तियां भी मुझे इतनी गिरी हुई लड़की मानता है, इसीलिए क्या वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता था। अब ये सही है, सच है या झूठ है या मेरा वहम है, मैं क्या कहूँ क्या सोचूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फिर कहती है कि यहाँ पे फ्लावर कितने प्यारे हैं ना, चलो मैं इन्हें तोड़ ही लेती हूँ, क्योंकि मैं यही बहाना करके तो यहाँ पर आई थी ना कि मैं फूल लेने जा रही हूँ, अगर खाली हाथ गई तो सारी की सारी औरतें बातें बनाएंगी। और फिर दूर पानी के बीच में लगे हुए फूलों को देखकर सोचने लगती है कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं, हाँ मुझे वो लेकर जाने चाहिए, अल्मा को बहुत ही पसंद आएंगे। अल्मा जाने कि हमारी छोटी सी गुड़िया के बारे में सोच रही है हीरोइन, और कहती है कि ये अगर मैं उसे दूंगी तो उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाएगी, मैं उसे ये ज़रूर दूंगी एज ए गिफ्ट। और फिर उसे लेने जाने के लिए हमारी हीरोइन अपने जूतों को उतार देती है क्योंकि उसे पानी में जो जाना होता है। और फिर हमारी हीरोइन बड़े ही प्यार से अपने कपड़ों को उठाती है
और ऊपर उठाकर खुद पानी के अंदर घुस जाती है। और जब वो पानी के अंदर जाती है तो एकदम से झटका सा लगता है और झटके से उसका नेकलेस पानी के अंदर चला जाता है। तो एकदम से पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, कुछ तो हुआ, उसे एहसास नहीं होता। तब एकदम से उसकी नज़र उसकी गर्दन पे जाती है और उसे समझ में आता है कि उसका नेकलेस यहाँ पे गिर चुका है। ये नेकलेस हमारे हीरो ने ही उसे दिया था। तो वो सोच में पड़ जाती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, वो कहाँ चला गया। तो उसकी नज़र जाती है कि वो रहा सामने। हाँ, शुक्र है, वो कम से कम दिखाई तो दे रहा है मुझे। और फिर वो उसे उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाती ही है कि तभी किसी के पैर पानी में छप छप करते हुए आते हैं और हमारी हीरोइन एकदम से वहीं पे रुक जाती है कि कौन आया और ये कौन है। और तभी हम देखते हैं कि वहां से नेकलेस कोई उठा लेता है और ये नेकलेस उठाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद हमारे बस्तियां ही होते हैं, जो कि नेकलेस को उठा के हमारी हीरोइन की तरफ देखने लगते हैं। और हमारी हीरोइन तो एकदम से हैरान परेशान हो जाती है कि बस्तियां, वो यहाँ पे क्या कर रहा है और उसके हाथ में ये नेकलेस। उसे तो बेचारी को समझ में नहीं आता क्योंकि उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी इस टाइम पे। कहीं ना कहीं हमारे हीरो भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से वो यहाँ पर क्यों आ गया, कैसे आ गया। उसके कदम इस तरीके से अचानक से ऑडिटी को देखकर सीधा यहाँ पर क्यों पहुँच गए। वो जब जंगल से वापस आए ही थे, सारे जने खड़े थे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र ऑडिटी पे गई जो कि पानी के अंदर जा रही थी। तो एकदम से उसे देखते ही वो बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से कैसे पागलों की तरह ऑडिटी के पास पहुंच गए। कुछ हुआ था क्या? मैंने क्या सोचा, मेरे पैरों को क्या हुआ जो सीधा मुझे यहाँ पर ले आए? मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी हमारे हीरो ऑडिटी को बहुत ही गहरी नज़रों से देखने लगते हैं और पीछे खड़ा शख्स तो हंसने लगता है कि देखो तो ये नया शादीशुदा जोड़ा काफ़ी रोमांटिक है। अभी हम पहुँचे ही थे कि हमारे हीरो सीधा ऑडिटी के पास पहुँच गए। अरे बाबा, अपनी बीवी से थोड़ी दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। और तभी हमारे हीरो भी अपने कदमों को आगे बढ़ा लेते हैं उसी पानी के अंदर और फिर उस नेकलेस को हमारी हीरोइन को पहनाने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं ये अच्छे से जानता हूँ क्योंकि इसे इस कॉन्ट्रैक्ट से वो सब मिल रहा है जो इसे चाहिए। इसकी ज़िंदगी इस कॉन्ट्रैक्ट में बसी हुई है और कहीं ना कहीं अब मैं भी इसके करीब हूँ। और ना जाने क्यों मेरा दिल करता है कि मैं इसके और करीब आऊँ थोड़ा और कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर लालच भी पैदा हो रहा है कि मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ क्योंकि अपर हैंड तो मेरा है ना, ये मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सच में। और ये उसके दिमाग में अभी आया ही था कि हमारी हीरोइन तो एकदम से घबरा जाती है और उसे धक्का देके पीछे हटने लगती है, मगर वो भूल जाती है कि वो पानी के अंदर है जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। और तभी हमारे हीरो उसे उसकी कमर से पकड़ लेते हैं और हमारी हीरोइन एकदम से हमारे हीरो की आंखों में देखने लगती है और हमारे हीरो भी हमारी हीरोइन की आंखों में देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हमें सब देख रहे हैं। मेरी बीवी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी चाहिए, है ना? और हमारी हीरोइन भी बेचारी चुप हो जाती है क्योंकि अब इन सब बातों पे उसका भी बस नहीं चल रहा होता और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बहुत वक्त बीत जाने के बाद हमारी हीरोइन नई पेंटिंग्स को देखते हुए यही सोच रही होती है कि ये पेंटिंग्स हाँ इस घर में होने वाली सेकंड मालकिन को शायद पसंद आएगी। और उसे याद आते हैं वो पल जो वो मास्टर के घर में बिता कर आए थे कि फिर वहां पर रातें कुछ ऐसे बीती कि जब मैं उठती थी तब हमारे बस्तियां आराम से ताश वगैरह खेल के आते थे और शुक्र है उससे पहले मैं उठ जाती। और फिर इस तरीके से हम दोनों को बिस्तर मिलने लगा। हर ना जाने कब वो दिन गुजर गए और हम यहाँ पे अब वापस आ चुके हैं। अब
शायद सैडरिन को ये वाली पेंटिंग अच्छी लगेगी क्योंकि मेरे जाने के बाद वही तो यहाँ पर आ रही है, मैंने उसकी पसंद की सारी चीज़ें यहाँ पर लगा दी है। और न जाने क्यों हमारी हीरोइन ना खुश होती है और फिर सोचने लगती है कि काश उस वक्त वो मुझे नहाते हुए ना देखता और जब उसने मुझे गोद में उठाया था तब मैं इस तरीके से ना चिल्लाती तो जो कुछ हुआ शायद उस वक्त ना होता। ऐसे जज्बात में बहना अच्छी बात नहीं थी, मगर फिर भी बस्तियां तो ऐसा इंसान है जो कभी भी जज्बातों में नहीं बहता। फिर उस दिन उसे क्या हुआ और तभी पीछे से हम देखते हैं हेडमेड और दूसरी मेड साथ में आते हैं और तभी हमारी हेडमेड कहती है कि मैडम सर ने आपके लिए फर्नीचर भेजा है, आप प्लीज़ उसे चेक कर लेंगी। तो हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है कि फर्नीचर, अब उसने क्या भेजा है, और जब वो जाके देखती है तो वो कुछ और नहीं पियानो होता है, जिसे देखकर हमारी हीरोइन के दिल के अंदर तो लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उसे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। मगर उसे यकीन नहीं आता कि उसके जैसा खड़ूस इंसान इस तरीके से म्यूजिक के किसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कैसे भेज सकता है। और तभी पीछे खड़ा हमारा मेड सर्वेंट कहता है कि हाँ देखिए ना, मैंने तो उन्हें सजेस्ट किया था यहाँ पर यही अच्छा लगेगा, मगर इसे यहाँ पे लाना इतना आसान नहीं था, वो तो मेरी बागपीत थी इसलिए ये मिल गया। क्यों मैडम, आपको पसंद आया ना? तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ सच में बहुत खूबसूरत है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता मगर फिर भी वो एक ही चीज़ सोचती है कि क्या मेरा इस तरीके से लालच करना इन सब चीज़ों के लिए अच्छी बात है, पर जब तक मैं यहाँ पर हूँ क्यों नहीं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने पूरे शतरंज के मोहरे बिछा रखे होते हैं। वो कहता है कि नकली माइन के पेपर तैयार हो चुके हैं, अब देखना ये है कि मेरे पापा इस ट्रैप में फंसते हैं या नहीं। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापा को नीचे गिराने की तरकीबें सोच रहा है और अपने काम को आगे बढ़ाने की। और तभी उसे याद आता है कि डव सर ने उसे बोला था कि आजकल महाराज थोड़ा तकलीफ में हैं, उन्हें लग रहा है कि तुम अच्छे से इस शादी को निभा नहीं रहे क्योंकि तुम यहाँ पर ज़्यादा देर तक काम करते हो और तुम घर नहीं जाते कई कई बार, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। नई नई शादी के जोड़ी को इस तरह से अलग रहना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। तभी हमारे हीरो सोचने लगते हैं कि हाँ मुझे इस बारे में भी कुछ करना होगा क्योंकि मुझे अपने सारे काम परफेक्ट चाहिए। और तभी पीछे से हम देखते हैं कि हमारे हीरो के मैनेजर आते हैं और आके कहते हैं कि मैडम यहाँ पे आना चाहती हैं क्योंकि उन्हें जो आपने पियानो भेजा है उसकी शीट्स लेने आना है, तो क्या मैं उन्हें हाँ कर दूं। तो हमारे हीरो सोचने लगते हैं पियानो की शीट्स, इसका मतलब कि उसे लगता है पियानो कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है। और फिर वो सोचकर हंसने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से बहुत सारा वक्त बीत जाता है इन दोनों को और हीरो भी सोचता है कि उस दिन के बाद से उसने अच्छे से मेरे से कभी नजरें नहीं मिलाई, हाँ मैं भी उसे मिलना चाहता हूँ। इस वक्त सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है जैसे कि बस्तियां चाहता है और इसी बीच में हमारे हीरो अपना माइंड भी बना लेते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे हीरो को न्यूज मिलती है कि बाबल प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि वो जो प्रिंसेस हमारे हीरो के पीछे पड़ी हुई थी उसके फ्यांसी। और हमारे हीरो कहते हैं कि हमने शादी इतनी जल्दबाजी में की है कि सबको कहीं ना कहीं इस शादी पर डाउट ही है, मुझे लग रहा है वो हमें यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं स्पेशली, इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो इधर हमारे मैनेजर कहते हैं कि आपको ये सारी चीजें सूट नहीं करती, आप यहाँ से वहां जाके रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मैडम को यहाँ बुला लेना चाहिए। तो हमारे हीरो कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपनी बीवी को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, वो वहां पर अब सेटल हो चुकी है, मैं ही वहां पर जाकर अब सारे काम संभालूंगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी मैनेजर कहता है कि आप इतने अच्छे पति बनेंगे ये उम्मीद नहीं थी, मगर अरेंज मैरिज ने आपको काफी बदल दिया है। तो हमारे हीरो कहते हैं कि जब बेटी रॉयल फैमिली की हो और मुझे नोबल की तरह पेश आना हो तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। हमारे हीरो काफी क्यूट लग रहे होते हैं। और फिर इधर हम देखते हैं कि हमारी मेड आती है और आके इत्तला करती है हमारी हीरोइन को कि सर क्लाउड्स यहाँ पर वापस आ चुके हैं और वो सीधा अपने बेडरूम में गए हैं, हमें लगता है आपको उन्हें जाकर मिलना चाहिए। और हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है, क्या बस्तियां इस वक्त यहाँ पर अचानक से?
और फिर वो कहती है कि क्या वो सच में आया है, और आज तारीख कौन सी है, सॉरी दिन कौन सा है। तो फिर हमारी मेड कहती है कि मैडम आज वेडनेसडे है, और हमारी हीरोइन एकदम से हैरान हो जाती है कि वेडनेसडे, वो तो सैटरडे संडे भी यहाँ पर ढंग से नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, मगर एकदम से वेडनेसडे वाले दिन उसे क्या हो गया। तो हमारी हीरोइन एकदम से उठ के वहां से निकल जाती है और सोचने लगती है, वो आते ही सीधा बेडरूम में चला गया, क्या बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे जल्द से जल्द उसे जाकर देखना होगा। और जब वो जाते वक्त हॉल से गुजरने लगती है, तब काफी लोगों के हाथ में बहुत सारा सामान देख के उसे यकीन नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे अपना अपना सामान लेकर पहुंचे होते हैं, और बस्तियां का भी। और फिर वो सोचने लगती है कि बस्तियां अपना सारा सामान यहाँ क्यों लेकर आया है, यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे अजीब सी उलझन क्यों हो रही है। और जाकर जब वो बस्तियां के कमरे को खोलने लगती है, तभी पीछे से एक मेड आके उसे टोकते हुए कहती है कि मैडम सर आपके बेडरूम में है। तो वो एकदम से चुप हो जाती है कि क्या, वो मेरे बेडरूम में है। तो फिर वो सोचने लगती है, वो आते ही सीधा मेरे बेडरूम में क्यों चला गया। और फिर बेचारी अपने आप को समझाने लगती है कि हाँ, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और मुझे उसे देखना चाहिए। वैसे तो वो हमेशा मेहमानों की तरह यहाँ पर आता है, मगर आज मुझे फीलिंग कुछ अजीब सी आ रही है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे घर का मालिक वापस आ गया हो। और सच में हमारे हीरो भी कुछ ऐसे एटीट्यूड में ही हमारी हीरोइन से मिलते हैं। और इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं रात को, जहां पर हमारे हीरो आराम से नहा धो के नाइट सूट पहन कर वापस आते हैं और अपने दिल में सोच रहे होते हैं कि हाय मैं कितना थका हुआ हूँ, सच में मुझे अच्छे से सोए हुए कितना वक्त हो चुका है। काम पर तो मैं सिर्फ सोता हूँ, खाता हूँ, और खाता भी ऐसे हूँ, मतलब कि काम करते वक्त सिर्फ 2 घंटे की नींद लेकर फिर से काम, 2 घंटे की नींद लेकर फिर से काम, ऐसे मतलब जिंदगी जी रहा हूँ मैं। और आज तो मैं इतना थका हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे सारी थकावट आज ही होनी है मुझे, बस अब मुझे रेस्ट करनी है और कुछ नहीं, बस मुझे बिस्तर मिल जाए। ये सारी बातें सोचकर जब हमारे हीरो हमारी हीरोइन के कमरे में जाने लगते हैं, तो सोचते हैं कि मैंने अपने बिजनेस को भी अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है, पापा के लिए भी मैंने जाल बिछा दिया है, अब सिर्फ एक ही काम रह गया है, इस शादीशुदा जिंदगी को सबके सामने एक हैपनिंग कपल की तरह जीना। हाँ, बस यही एक टास्क बचा है, अब मुझे वो भी अच्छे से निभाना है। और तभी हमारी हीरोइन बस्तियों को देख के कहती है कि हेलो कैसे हो बस्तियां। तो हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो कहती है कि आप यहाँ पे इस वक्त कोई काम है क्या। तो हमारे हीरो उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँगा। तो हमारी हीरोइन एकदम से सोचने लगती है और फिर कहती है कि ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पे सोने के लिए आए हो। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, मैं यहाँ पे सोने के लिए ही आया हूँ। और आराम से उसके पास से गुजर जाते हैं और फिर वो पलट के देखती है कि क्या सच में तुम यहाँ पे मेरे साथ सोने के लिए आए हो। तो हमारे हीरो कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहती है कि एक मिनट। और फिर देखती है कि हमारे हीरो तो वहां बिस्तर पे पहुंच ही गए होते हैं। और फिर वो सोचने लगती है कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो कहती है कि ये सब प्रिंस के लिए है ना, क्योंकि प्रिंस वापस आ रहे हैं और वो यहाँ पे यही टेस्ट करना चाहते हैं कि हम अच्छे से शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं या नहीं, और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो। तो फिर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, अगर ये सब उसके लिए है तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमरे में हमें सोने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हम इसे वैसे भी संभाल सकते हैं। सब लोगों के सामने जिस तरीके से हमारी बातें होती हैं, हम बहुत ही अच्छे कपल हैं, तुम्हें नहीं लगता ये सब करने की जरूरत नहीं है। और हमारे हीरो तभी कहते हैं कि अच्छा, अगर उन्हें कोई वहम हुआ या उन्हें लगा कि हम लोग सच में पति पत्नी की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। तो हमारी हीरोइन कहती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं है, हम इस चीज को संभाल सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमें एक ही बेड शेयर करना पड़े। और हमारे हीरो कहते हैं कि देखो मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तंग करना बंद करो और मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, सुबह बात करेंगे। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि देखो तुम मेरी बात सुनो, पति पत्नी जो होते हैं ना, उन्हें एक ही बेड में सोने की जरूरत नहीं होती है, ये रॉयल फैमिलीज की कुछ
कायदे कानून भी होते हैं। तभी हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा, मैं तो जंक डीलर का बेटा हूँ, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, मैं तो बहुत ही घटिया हूँ ना। और तभी हमारी हीरोइन उसके पास आके देखने लगती है और कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था। और फिर जब वो उसे करीब से देखती है तो उसे पता चलता है कि हमारे हीरो तो सो चुके हैं, और वो हैरान हो जाती है कि सच में ये इतनी जल्दी सो गया, क्या ये इतना थका हुआ था, कितना काम करता है ये कि इस वक्त ये इतने सुकून से सो गया, जबकि मैं इससे बात कर रही थी। बात करते करते कोई कैसे सो सकता है। और फिर वो सोचने लगती है कि हाँ, अब मैं क्या कहूँ इसे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी बस्तियों की स्टेप मदर अपने बेटे से बातें कर रही होती है और अपनी चालों में अभी भी मगन होती है, क्योंकि इसे सारी की सारी चीजें पता करवाने के लिए अलग अलग पैंतड़े ये यूज कर रही होती है। और तभी उसका बेटा कहता है कि माँ, आप उन दोनों को आराम से छोड़ क्यों नहीं देते, वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। तभी उसकी माँ ड्रिंक पीते हुए कहती है कि तुम्हें पता है, वो लोगों के सामने बड़े लवी डवी से बनते हैं, मगर उनके सर्वेंट से पता चला है कि वो इतने भी कुछ खास अच्छे रिलेशन में नहीं है। बस्तिया तो हमेशा ही अपने कमरे में अलग सोता है और हीरोइन अपने कमरे में। और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता चला है कि कई बार तो वीकेंड्स में आता भी नहीं है वो यहाँ पर। क्या तुम्हें पता है, ये सब कुछ चल रहा है अंदर खाते, और ये सारी चीजें मुझे ही पता है। और ये बातें सुन के कहीं ना कहीं फ्रांस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो एकदम से चिल्ला उठता है, माँ, आप अपनी लिमिट से बाहर जा रही हैं। क्या आपको पता है कि इस तरीके से किसी की निजी जिंदगी को पता करवाना अच्छी बात नहीं है, वो भी मेड्स के जरिए। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मगर क्या करें, ये अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वैसे भी रॉयल फैमिली की आजकल ये फैशन बन चुका है कि हमें एक दूसरे के बारे में जानना होगा और तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ है ना ये सब कुछ करने के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा काम है सिर्फ इस रॉयलिटी को अच्छे से संभालना। तुम बस वही करो जो मैं तुम्हें करने को कह रही हूँ। चुपचाप शादी करो और अपने हाथ साफ रखो। ये गंदे काम करने के लिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ, तुम्हारे दुश्मनों से मैं निपट लूंगी। और फिर बेचारा फ्रांस एक खाली रैपर को देख रहा होता है। ये रैपर कोई आम रैपर नहीं होता, ये रैपर होता है जिसमें हमारी हीरोइन ने एक बार एक पार्टी में चॉकलेट खाई होती है और चॉकलेट खाने के बाद उस रैपर को वहीं पे छोड़ दिया होता है, जिसे हमारे फ्रांस ने उठा लिया था। और फिर आज उस रैपर को वो देखकर यही सोचता है कि माफ करना, पता नहीं मेरी माँ ये सब कुछ क्यों कर रही है, मगर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। पहले तो नहीं पता था, मगर हाँ, अब शायद मैं समझने लगा हूँ। और पेपर पेन निकाल के कुछ बनाने लगता है। और फिर जब हम देखते हैं, वो कुछ और नहीं, हमारी हीरोइन की तस्वीर ही बना रहा होता है और उसे देखकर कहता है कि हाँ, अब मैं जान चुका हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और बहुत चाहता हूँ। और डिटे, क्या तुम सुन रही हो ना? इस चैप्टर को देख के आप समझ ही चुके होंगे कि सेकंड सीजन स्टार्ट हो चुका है बस्तियां का, जो कि मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और आई होप कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अब इसके नए पार्ट्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द सारे पार्ट डालूं, मगर मैं क्या करूं, मैं पिछली बार की तरह अपना चैनल बंद नहीं करवाना चाहती, इसलिए मेरी सिचुएशन थोड़ी टफ है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बाय बाय गाइज।